तो एकनाथ शिंदे खेमे से शिवसेना विधायकों का जुड़ना जो है वो लगातार जारी है। जैसे हमारे लगातार सहयोगी जो हैं वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुधवार को शिवसेना के 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे थे और आज 3 और सेना के विधायक जो हैं वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं। तो एक के बाद एक शारिक विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से पूजा भी कह रही थी कि शिंदे की तरफ जो है वो विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि जो पहले 19 और 21 बताया जा रहा था वो घटकर 14 पर आ गया है। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। सुनील, एक बॉलीवुड का गाना था कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो जो कारवां है एकनाथ शिंदे का वो हर गुजरते पल के साथ बड़ा और लंबा होता जा रहा है। बिल्कुल शारिक, बिछड़े सभी बारी बारी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस लाइन में बारी बारी में ही शक नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे अभी भी मुख्यमंत्री हैं और सभी विधायकों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करें, जो 14 जो बचे हैं, जो बताया जा रहा है होटल में उन्हें रखा गया था, उसमें से भी बड़े ही आसानी से निकलकर एक एक करके गुवाहाटी पहुँच जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये भी एक बात गौर करने लायक है और इसी को लेकर चर्चा यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक शब्द है, एक बात कहानी आप जानते हैं ट्रोजन हॉर्स वाली, तो क्या कहीं कुछ इस तरह की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो पहले गए उसमें नितिन देशमुख को छोड़ दिए, तो बाकी सभी उनके साथ हैं। जो हमने वीडियो में भी देखा उन्होंने हस्ताक्षर भी किया था। तो तकरीबन जो 35 में से अगर 3 निर्दलीय निकाल दें और नितिन देशमुख वापस आ गए तो 31 तो उनके साथ हैं, पक्के तौर पे हैं। तो फिर से उन्हें वापस लाना तो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो जा रहे हैं बाद में, दीपक केसरकर का भी नाम जुड़ गया, वो भी पुराने और कट्टर शिव सैनिक हैं। सदा सरवणकर दादर में रहते हैं, जो कि एकदम शिवसेना का बताया जाता है कि गढ़ है, वहाँ के विधायक अगर जा रहे हैं। साथ में कुर्ला के मंगेश कुरालकर जा रहे हैं, जो कि मतलब बिना मातोश्री से पूछे कुछ काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का जाना क्या बताता है और क्यों जा रहे हैं, ये एक शक पैदा करता है। तो स्थिति बहुत एकदम से स्पष्ट नहीं कह सकते कि हम एकनाथ शिंदे के खेमे में बढ़ोतरी जरूर होती दिख रही है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है कहीं अंदर से उन्हें काटने के लिए तो नहीं है कि एक बार वहाँ पे जाया जाए, संख्या बता दी जाए, उनको लगे कि हाँ हमने 37 का जो आंकड़ा है दल बदल कानून से बचने के लिए वो पार कर लिया है, तो सभी का यहाँ पर वापस लाया जाए। और जब यहाँ पर वापस लाया जाएगा तब एक तरह से जो दबाव दिखेगा यहाँ पर शिव सैनिकों का, और उनमें से जब वोटिंग की जरूरत होगी तब हो सकता है कि जो है कि वो फिर जाएं, पलट जाए, उनको याद आ जाए कि भाई बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक तो वो हैं, वो तो सिर्फ उसके लिए गए थे। तो इस तरह की बातें भी हैं, इसलिए बहुत कह पाना बहुत मुश्किल है अभी। और यही वजह है। सुनील, मेरा आपसे एक सवाल था, जहाँ संजय राउत इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि जो चले गए उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब 19 और 20 की तादाद शिवसेना बता रही थी, अभी भी उनकी सत्ता है, तो क्या उन्होंने हथियार डाल दिया? शायद इसीलिए अब जो जा रहा है उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की जा रही, नहीं तो घेराबंदी तो की जा सकती थी अपने बचे विधायकों की। देखिए, कल दोपहर तक वही मैं बात आगे कहने जा रहा था कि संजय राउत का एक ट्वीट आया था कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि विधानसभा बर्खास्तगी की तरफ जाती दिख रही है। तब ये जरूर एक माहौल बना था और ऐसा एक संदेश गया था कि शायद शिवसेना ने हथियार डाल दिया है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिया है। लेकिन शाम को जिस तरह से उन्होंने अपील की, भावनात्मक अपील की, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं, बल्कि ये कहा कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हिंदुत्व के साथ हैं, और अगर किसी शिव सैनिक को या एमएलए को लगता है कि मैंने छोड़ा तो सामने आकर कहें तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कुर्सी भले ही नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने वर्षा जो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का वो छोड़ दिया और वहाँ से वो मातोश्री निकल गए। और फिर जैसे शिव सैनिक सड़कों पर दिखे तो वो साफ तौर पर एक भावनात्मक अपील उनकी तरफ से थी, यानी उन्होंने एक कार्ड खेला है और जो कोशिश है एक लंबा इंतजार करने की। तो ये जो लोग जा रहे हैं ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि शिवसेना ने या फिर कहें उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है कि अब जिसको जाना है जाए। ये हो सकता है कि ये मेरी एक आशंका है कि हो सकता है कि ये एक रणनीति के तहत किया जाए, क्योंकि इसके पीछे अभी भी भले ही शरद पवार जो वहां पर बड़े शांति से बैठे थे वाईवी चौहान में, कल अपने विधायकों से मिल रहे थे, कमलनाथ उनसे मिलने गए जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर यहाँ मध्य प्रदेश से बुलाए गए हैं, उनसे बातचीत की और फोटो ट्वीट किया उन्होंने। उसमें लिखा कि हमारी बातचीत प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हुई। देखिए, यहाँ पर सरकार खतरे में है और वो ट्वीट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के संबंध में कमलनाथ से बात हुई। कोई यकीन कर सकता है? तो साफ तौर पर संकट मोचक की जो उनकी एक
यहाँ पर छवि है और उन्होंने ही सरकार को बनवाया था, तो इसलिए बिल्कुल आसानी से सुनील, वो जिस जाने तरह से नहीं एक देंगे। के बाद एक लिहाजा आप कहीं ना अलग-अलग कहीं घटनाक्रम उन्होंने बता रहे दिया है हैं उद्धव ठाकरे को, जिसके बाद ही स्थिति बदलती है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। नीता कोल्हटकर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं कि कल उद्धव ठाकरे की एक भावुक अपील होती है, उसके बाद वो वर्षा बंगला छोड़ देते हैं, मातोश्री चले जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो विधायक हैं उनके गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी यहां पर नजर आ रहा है, यानी कि शिंदे के खेमे में और विधायक जुड़ते जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी तो नहीं पकती हुई नजर आ रही है? नहीं, मुझे तो लगता है कि अब उद्धव ठाकरे दो कुरुक्षेत्र पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो सरकार बचानी है और दूसरी पार्टी बचानी है। सरकार तो उनको लग रहा है कि वो बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने मन भी बना लिया, और जो मातोश्री शिफ्ट हो गए सामान लेकर, ये वो इंडिकेशन है। इसके पहले संजय राउत ने कहा कि हम सदन में भंग कर सकते हैं, इसका मतलब अभी सभी मान रहे हैं कि उनके पास अब बहुमत नहीं है और शायद उन्हें सरकार छोड़नी पड़ी। लेकिन अब बात पार्टी पे आ गई है, इसलिए वो भावुक अपील कर रहे हैं। वो शिव सैनिकों को बोल रहे हैं कि मैं आपका हूं, आप चाहे तो अध्यक्ष बन सकते हैं, आप चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुझे शरद पवार ने बोला इसलिए बना, मुझे सत्ता का लालच नहीं। ये तमाम बातें जो है वो, और जो रोड शो उन्होंने किया, वो एक स्ट्रेंथ दिखाने का प्रयास किया उन्होंने, एक शक्ति प्रदर्शन था कि अभी भी शिव सैनिक मेरे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस ठाणे से 5 विधायक जो है जो उनके साथ है, कुछ मराठवाड़ा के हैं, कुछ पालघर कोकण के विधायक है, वहां से किसी भी शिव सैनिक का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं ठाणे से लगातार, ठाणे मेयर से लेके ठाणे में जितने कारपोरेटर्स है, बाकी शिव सैनिक जो है पदाधिकारी है, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई बात करने को तैयार नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ वहां पोस्टर्स लगे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ हम लोग हैं, वी आर विद एकनाथ शिंदे। ये इंडिकेशन देता है कि जो पहले शिवसेना का एक कंट्रोल हुआ करता था महाराष्ट्र में, कि ठाकरे परिवार पे एक उंगली भी उठती थी तो पूरे महाराष्ट्र के जिले जिले में शिव सैनिक आंदोलित होते थे, वो अभी चुप से दिखाई देते हैं। एक औरंगाबाद यदि छोड़ा, जहां से एक खबर आई है कि औरंगाबाद में लोग जरूर उद्धव ठाकरे के साथ होने की बात कर रहे हैं, एक मॉब वहां पे भी खड़ा हो गया था। लेकिन ओवरऑल जैसा यवतमाळ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है विदर्भ में, जहां बिल्कुल शिवसेना के एक एमएलए और एक सांसद तो लगातार आते ही है कई सालों से, वहां चुप्पी है। औरंगाबाद में चुप्पी है, कोकण और पालघर में जहां से लोग आए वहां चुप्पी है। मुंबई में खासकर जो अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, जो शिवसेना का हार्डकोर एरिया था, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, वहां के विधायक चले गए। जाधव जो शिवसेना के मतलब पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना की वही ऑपरेट करते थे और सारा खेल शिवसेना की तरफ से वो करते थे, उनकी पत्नी भी एकनाथ शिंदे के साथ है। तो इसके मायने सिर्फ ये नहीं है कि लोग किसी से नाराज है। मैं ये हिंदुत्व वाली बात जो कहते हैं उसको भी मैं कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि यही एकनाथ शिंदे है जिन्होंने ठाणे में एक भरी सभा में 2014 में उद्धव ठाकरे के हाथ में अपना इस्तीफा दिया था कि साहब देवेंद्र फडणवीस हमें फंड नहीं देते, हमारी शिवसेना हम समाप्त कर रही है, हमें किसी भी हालत में बीजेपी के इस सरकार से बाहर आना पड़ेगा। और ऐसा प्रेशर तब भी वो कर रहे थे, आज वो उसी बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं हर जो एमएलए गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इतना संपत्ति का फेरा है, इतने पैसे इन लोगों ने कमाए हैं। क्योंकि बाल ठाकरे ने जब सेना बनाई तो उन्होंने जमीन से लोग उठाए थे, किसी स्थापित नेता को अपनी सेना में नहीं लाए थे। तो कोई वड़ा पाव बेचता था, कोई ऑटो चलाता था, कोई पेपर डालता था, ऐसे लोगों को नेता बनाया तो उनका ग्राफ तो पॉलिटिकली बढ़ा, लेकिन संपत्ति भी अटूट पड़ी है। सब लोग करोड़पति अब्जोपति हो गए हैं। अब सबको डर है इस पैसे का। लोग पहले चुप थे, लोग कहते हैं कि 2.5 साल क्यों चुप रहे, तब 2.5 साल क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा। 2.5 साल इनको लग रहा था कि शरद पवार एक ऐसा नेता है उनके पास कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी का कोई भी आरोप हम पे लगता है तो शरद पवार हमको बचा ले जाएंगे। लेकिन जब शरद पवार के 2 मंत्री खुद जेल में हैं, जहां शरद पवार उनको ही नहीं बचा पा रहे, तो बाकियों का अब धीर छूट गया। बाकियों को ये लग रहा है कि ये यदि आप भावना गौड़ी ने बोला, भावना गौड़ी कल तक बीजेपी को गाली दे रही थी, आज भावना गौड़ी तुरंत बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, क्योंकि भावना गौड़ी पे ईडी का केस है। इसके पहले प्रताप सरनाइक तो कई दिनों से लेटर लिख रहे हैं, जब से ईडी उनको प्रताड़ित कर रही है कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ये तमाम लोग कहीं ना कहीं ईडी के रडार पे है, और इनमें से एक भी एमएलए ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि मैं पैदाइशी करोड़पति था, मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया। ये सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आज बहुत ही हायर और हायर अपर क्लास के लोग बन चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जगह भी बचानी है। हिंदुत्व और ये सारी बातें, ये बिल्कुल मुझे लगता है इसमें कोई दम नहीं है। हमने पहले भी देखा कि जब महाराष्ट्र में ऐसे 2-3 केस हुए, नारायण राणे का केस हुआ है, उसके बाद कृपाशंकर का केस हुआ है जिसके ऊपर ईडी के बाकायदा आरोप लगे, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, वो बीजेपी में चले गए। हर्षवर्धन पाटिल ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं बीजेपी में आया तब से सुख की नींद सो रहा हूं, क्योंकि ईडी से लेके इनकम टैक्स से मुझे अब किसी से डर। तो ये तमाम चीजें भी है जिसको देखना पड़ता है। ये ऐसी बात नहीं कि किसी को बहुत हिंदुत्व का प्रेम है या किसी को इस सरकार से नाराजगी है। नीता जी भी हैं हमारे साथ। नीता जी, मेरा सवाल आपसे था कि अभी की जो स्थिति है उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि एक वक्त ऐसा भी आए कि शायद ये दोनों, माने उद्धव ठाकरे और आपको उनके बेटे जो आदित्य ठाकरे, वही दोनों बच जाएं और पूरी पार्टी शिंदे साहब के साथ चली जाए? ये सवाल तो एकनाथ शिंदे को किया जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, एक है कि ये अपयश है, ये उसका एक सेटबैक है उद्धव ठाकरे का, लेकिन अभी भी मैं मानती हूं ये सब वक्त का खेल है और शांतिपूर्वक जो चीजें चल रही है, ज्यादातर मीडिया कूद रही है इसमें राजनीतिक पक्षों और दलों से ज्यादा। आप देखिए, अभी वक्त है एकनाथ शिंदे को प्रूव करने के लिए कि उनके पास 37 विधायक है। ये उद्धव ठाकरे पे जोर नहीं है ये साबित करने के लिए कि उसके पास मेजॉरिटी है। और अगर हमको दिख रहा है कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो उनके साथ है, क्या वो अपने मर्जी से है, इसका सवाल ये वो और एकनाथ शिंदे दे सकते हैं। नीता जी, एक यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि मीडिया ज्यादा कूद रहा है, लेकिन मीडिया वही दिखा रहा है जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर शिंदे के साथ 35 से ज्यादा लोग विधायक मौजूद हैं तो हम तो यही बताएंगे ना कि उनके साथ ज्यादा हैं। लेकिन अभी जो मीडिया का दोष कहां से? सुनील ने जो कहा था उस पे आप थोड़े ध्यान से गौर से थोड़ा और हमको बोलना चाहिए कि कैसे लोग जा रहे हैं, क्या है उसके पीछे एक षड्यंत्र, क्या है राजनीति। अब राजनीति का खेल है, इनके साथ में शरद पवार आज भी है। ये है कि मैंने पहले ही कहा कि ये एक सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए कि एक साथ इतने लोग गए, लेकिन ये अभी सरकार गिरी नहीं है। अभी ये फोकस रहेगा कि क्या एकनाथ शिंदे इन लोगों को रख सकेगा अपने साथ में। पार्टी सिंबल है और इसके साथ में पार्टी भी वो गवा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये पूरी राजनीति एक अलग तरीके से है। तो ये पहले शिवसैनिक जो थे कट्टर, रास्ते पे आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। पिछले 4 साल से हम देखते आए हैं कि ये नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव आ चुका है और एक वेरी कॉन्शियंशियस हम कह सकते हैं, एक बहुत ही सोच समझ के ये एक राजनीति चला रहे हैं अभी इस वक्त। उनको समर्थन है कांग्रेस और एनसीपी का। और मुझे ताजुब होता है कि इतने सारी क्या कहते हैं रूमर्स, अफवाहें चल रही है, पैसे का खेल है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, देवेंद्र फडणवीस पहले एक दिन जितने कूद रहे थे अब शांत हो गए हैं। चंद्रकांत पाटिल खुद बोल रहे हैं कि देखिए ये इनका मामला है, हमारा मामला नहीं है, ये शिवसेना की जिम्मेदारी है। ये बदलाव कैसे आ गया है जो कुछ। और मीडिया मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप और सब कुछ, सिलेक्टिव मीडिया है जो जिनको लश्करे देवेंद्र बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो भी कूद रहे थे, अब वो कूद नहीं रहे, वो शांत हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल क्या है। ये खेल है, ये कब तक चलेगा। तो जितना दिन ये खींचेंगे उतने दिन हमको देखना है कि कितनी धाड़स है, कितना पेशेंस है इन लोगों के पास में। और वहां पे कुछ लोग अपने मर्जी से नहीं गए हैं, ये जाहिर हो रहा है उनके अलग अलग फोटो से। अभी भी जो है वो एक खत लिखा है उन्होंने जी गवर्नर को, बिल्कुल सामने नहीं आए। सामने आने के वक्त पे समझ में आएगा कि किसके साथ कितना बल है, कितने विधायक है। और ये दिस बॉल इज इन एकनाथ शिंदे's कोर्ट राइट नाउ। उनको इनको इकट्ठा करके उनको साथ में रखना पड़ेगा। वो तो अभी गारंटी नहीं है, हम तो ऐसे ही मान के चलेंगे कि क्या इनके साथ है। और ताज्जुब बात है कि सूरत में तो इतना पैसा कहां से आया है।
हम ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये पैसे का मामला है जो हम बोल रहे हैं, तो पैसे कौन ला रहा है, कहां से आया है, मनी ट्रेल क्या है? नीता जी ये तो साफ नजर आ रहा है कि अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में विधायकों को इतनी तूफान है, लोगों के घर बिछड़े हैं, लेकिन हम वो वहां कैसे उनको लेके जा रहे हैं? नीता जी ये तो जग जाहिर है कि इसके पीछे बीजेपी है कि लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वहां से विधायकों को यहां से वहां ले कौन जा रहा है? अगर आप बीजेपी शासित राज्य में लेके जा रहे हैं, गुजरात पुलिस पूरी सुरक्षा मुहैया करवा रही है, वहां पर असम के मुख्यमंत्री खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, ऐसे में सब कुछ साफ है, पर्दे के पीछे से कोई यहाँ पर प्ले नहीं कर रहा है, सब कुछ सामने है। बस ये है कि इस वक्त सब वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रहे हैं कि कोई भी गलत कदम ना उठ जाए, ताकि जो भी रणनीति बनाई गई है सत्ता हासिल करने की, जो सत्ता हासिल करने की रणनीति बनाई गई उसमें कोई गलती ना हो जाए। आप दोनों मेहमान बने रहिए, काफी दिलचस्प ये बहस चल रही है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं हम। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर जो हैं वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अशोक जी अभी कह भी रहे थे, मीरा भयंदर में समर्थकों ने पोस्टर जो हैं वो लगा दिए हैं। तो अब एक के बाद एक हम देख रहे हैं, लगातार हर दिन एकनाथ शिंदे जो हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अशोक जी अभी आप कह भी रहे थे कुछ वक्त पहले ही अपने पिछले बातचीत में, आपने कहा था कि शिंदे का जो समर्थन है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहा है और पोस्टर भी इसीलिए जो है वो लगे हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस भी ये कह चुकी कि वो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी है, तब आखिर शिंदे के लिए अब दिक्कतें क्या हैं? यहाँ पर तो मुख्यमंत्री एक तरह से इमोशनल कार्ड खेलकर या जैसे भी उनके लिए रास्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम ने सवाल उठाया था कि पैसा कौन खर्चा कर रहा है, और फिर आपने भी कहा था कि ऑब्वियस है कि जब ये पूरा महाराष्ट्र में जो सरकार पे लगातार हमले कर रहे हो, सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है, ऑपरेशन लोटस है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चंद्रकांत पाटिल इसके पीछे है, भले वो महाराष्ट्र के नहीं हो, गुजरात के। पैसा गुजरात से ही जा रहा है, गुजरात ने पूरा पैसा लगाया है, तो अब उनको वो भी बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। बीजेपी मीडिया में बात नहीं कर रही, इसका मतलब शांत नहीं बैठी। वो भी लगातार देवेंद्र फडणवीस मुंबई दिल्ली आ रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी आसाम बात हो रही है, अंदरूनी सारा खेल चल रहा है। सारा खेल आंकड़ों का है। मैं बार बार कहता हूं कि विधानसभा के पटल पे इमोशनल बातें नहीं होती। आप इमोशनल अपील करिए, फेसबुक पे बोलिए, मन की बात तन की बात, ये कुछ काम नहीं होती, क्योंकि सदन पे आपका आंकड़ा होना चाहिए। बिल्कुल वो 37 का आंकड़ा अभी भी जो होना चाहिए वो नहीं है उनके पास। 40-50 जो भी बोल रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंट भी है, बाकी भी लोग। शिवसेना के 37 का आंकड़ा अभी तक टच नहीं किया है। जिस दिन वो 37 का आंकड़ा उनके पास आ जाएगा, वो राज्यपाल के पास जाएंगे। उनको एक डर है कि मुंबई में आने पे उनके हमले होंगे, तो पूरी की पूरी तमाम 37 लोगों को, 50 लोगों को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिलेगी केंद्र से, बड़े आर्मी के इसमें आ जाएंगे, प्रोटेक्शन में आएंगे। और जब वो 37 का गुट होगा तो उन्हें फिर अलग वो जो 2/3 वाला जो मामला है उसका अपने दल बदल कानून का, वो देखना है। लेकिन दल बदल कानून में जो 91 अमेंडमेंट हो गया था, उसमें एक और पेच फंसता है। उसमें यह कहा गया है कि जो गुट अलग निकलेगा, इसे जिस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है उसमें मर्ज होना होगा, बाहर से समर्थन नहीं दे सकता। अब उसमें ये देखना होगा कि ये बीजेपी में चले जाएंगे या बीजेपी के बाहर रहेंगे। ऐसे कई पेच है। अभी फिलहाल जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर है, उन्हीं के पास स्पीकर का चार्ज है, वो एनसीपी का है। स्पीकर उस वेरीफाई करेगा लिस्ट को, सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, लोगों की परेड करवाएगा। इसमें 2-4 महीने निकाल सकता है। एक टेक्निकल मामला ये है। दूसरा टेक्निकल मामला ये फंस सकता है कि कोई अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मांग रहा है ना। उद्धव सरकार बोल रही है कि हम कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे हैं, सब चुप है। लेकिन एक कागज बहुत पहले से पड़ा हुआ है गवर्नर के पास, एक एप्लीकेशन महाविकास आघाड़ी सरकार का, वो है स्पीकर के चुनाव जी। यदि उस पुरानी फाइल को निकाल के गवर्नर समोर येतील तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू आहे। अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलाय तिकडे। आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील, ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये आहेत। मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही।
आज 11:30 वाजता बैठक घेणार आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? आमदारांचं जाणं 11:30 चुकीचं आहे. वाजता आज बैठक घेणार आहेत का कोणाची मुख्यमंत्री नाही, साहेब? मुख्यमंत्री आज कोणतीही बैठक घेणार नाही. वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या आहेत. त्यानंतर आमचे 2 आमदार जे आहेत, कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख, हे पत्रकार परिषद घेतील. त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील. त्यांचं एकदा तुम्ही किती वाजता? एक साधारण 12 नंतर आहे, वेळ आपल्याला कळवली जाईल. शिवालयात असेल किंवा वर्षावर असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू कोण म्हटलं आपल्याला? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये. या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं, एवढंच मी सांगू शकतो. संजय राउत जी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है? एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम 41 नहीं, मैं MLA किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा. मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं. कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है. पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है. किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा. उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए. मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूं, जैसा आप कहते हैं. ये बेईमानी है. जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे. ते करू द्या. ते मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय. आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसीवर जाताना उद्धव ठाकरे